नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के बर्निंग टाइटल पर। इशू क्या है? इशू है मेरे प्यारे साथियों जो आज हमको डिस्कस करना है और इसकी ऐतिहासिकता को भी हम पूरी तरह से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। इशू है कि क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा घर बना लिए गए हैं? क्या अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का क्षेत्र है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में चाइनीज सेना के द्वारा, जिसे आप पीएलए कहते हैं, उसके द्वारा गांव बसा लिया गया है? आइए आज के सेशन में इस बात को हम पूरी तरह जांचेंगे, मैप के माध्यम से उस बात को समझेंगे कि यह क्षेत्र कहां है, किसकी बात हो रही है, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि इस बात की ऐतिहासिकता क्या है और क्यों अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच में बहुत समय से बोन ऑफ कंटेंशन है, क्यों चाइना उसे अपना समझता रहा है और भारत का उस पर स्टैंड क्या है। सारी बातें इस पूरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को आज आपके साथ में इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस न्यूज से पहले कुछ जरूरी बातें। पहली बात, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शंस लें, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, आप वहां पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए अनअकैडमी रोजाना सुबह 8:30 बजे एक टेस्ट आयोजित करती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन आपकी कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको विनर बनने पर 3,000 रुपए प्रथम विजेता को, 2,000 रुपए सेकंड विजेता को और थर्ड विजेता को 1,000 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। कहां होता है यह टेस्ट? अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर टेस्ट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए राइज 2.0 नाम से होता है। तो अपने मोबाइल में जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और रोजाना सुबह 8:30 बजे होने वाले इस टेस्ट में, जहां 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना है, यूपीएससी सीएस जीएस आपको सेलेक्ट करना है, टेस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर राइज 2.0 सेलेक्ट कर लेना है। आइए साथियों बढ़ते हैं अपने पूरे इशू की तरफ। इशू को समझाएं इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि देश की प्रमुख अखबारों ने जो सुर्खियां प्रकाशित की हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले ये सुर्खी आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये प्रकाशित की एनडीटीवी ने, और एनडीटीवी ने अपने इस न्यूज में कवर किया जनवरी 18 को कि चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, और साथ में इसकी कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई। इसके बाद में अन्य अखबारों के द्वारा भी इसे कवर किया गया, फिर चाहे द हिंद, चाहे फिर वो इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग हो, वियॉन की खबर हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर यह बात पता चली कि चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है। आइए अब हम जानते हैं। जैसे ही यह न्यूज कवर हुई और उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश ट्रेंड करने लगा, और मेरे प्यारे साथियों ट्रेंड करता हुआ यह ट्विटर ट्रेंड हम सबकी जिज्ञासा का कारण बना कि आफ्टर ऑल अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार पूर्वक समझते हैं। शुरुआत कहां से होती है? एनडीटीवी के द्वारा अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ऐसी पोस्टर, एक पोज, एक पिक्चर पोस्ट की जाती है, और यह जब पोस्टर पोज किया गया दोपहर 2:51 जनवरी 18 को, जिसमें यह लिखा गया, एक्सक्लूसिव था एनडीटीवी की तरफ से, चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल, और उसकी कुछ इन्होंने पिक्चर्स यहां पर दिखाई। साथ में यहां दिखाई गई फोटोज में, हम इस फोटो को बड़ा करके भी आपको दिखाएंगे, इसमें इन्होंने बकायदा यह बताया कि यह फोटो प्लैनेट लैब्स, एक यूएस की एजेंसी है जिसका नाम है प्लैनेट लैब, उसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। तो प्लैनेट लैब नामक एक एजेंसी जो कि यूएस की है, उसके द्वारा ये सैटेलाइट इमेजेस उपलब्ध करवाई गई हैं और इस इमेज को एनडीटीवी के द्वारा पोस्ट किया गया। अब मैं आपको थोड़ा इसे जूम करके दिखाता हूं क्या है ये फोटो, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर प्लैनेट लैब के द्वारा प्रकाशित की गई इस फोटो में दो दृश्य दिखाए गए हैं। एक है अगस्त 2019 का, जिसमें आज जो मुद्दा न्यूज में है उस जगह को अगर आप ध्यान से देखें, आपको ज्योग्राफिकली ये बात मैं बताऊंगा कि ये क्षेत्र कहां है, इसकी क्या उपयोगिता है, लेकिन फिलहाल के लिए इस फोटो को आप देखें। इस फोटो में अगर आप देखते हैं तो यहां पर जो जगह एकदम खाली अगस्त 2019 में दिख रही थी, वही जगह नवंबर 2020 में ये पूरी तरह से यहां पर मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं सैटेलाइट इमेज में। दैट मींस 1 साल के भीतर भीतर यहां पर कंस्ट्रक्शन तो हुआ है। अब हमको यह पहचानना है कि क्या यह भारत की टेरिटरी में हुआ है या चाइनीज टेरिटरी में हुआ है।
अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह भारत में राजनीति गरमाई हुई है और इस बात को लेकर के पूरे लोग जितने भी भारतवासी हैं उनमें इस बात को जानने की क्यूरियोसिटी भी है और एक गुस्सा भी है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। आइए इस बात को समझते हैं, लेकिन उससे पूर्व जो घर बनाए गए हैं उनकी फोटो भी आप देख लें। कुछ इस प्रकार के मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 101 मकान बनाए गए हैं। 101 बनाए हुए मकानों में लोगों को रखा जाएगा। आर्मी नहीं रह रही है, यहां पर लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन ये मकान बनाए किसने? भारत सरकार ने तो बनाए नहीं, ये बनाए पीएलए ने ही है। अब बड़ा जिज्ञासा आपका बनता चला जा रहा है कि सर अब इतने देर होल्ड मत करिए, ये बताइए कहां पर स्थित है। तो आइए मैं आपको ये बात बताऊं, उससे पहले आपको मैप के माध्यम से बता दूं कि यह बात कहां की हो रही है। जैसे ही यह बात आपको पता चलेगी, आपके मन में इसके बाद की कहानी जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वही है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी घुसते हुए भारत में एंट्री करती है। तिब्बत के क्षेत्र से निकली हुई ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से देबांग बनकर के अंदर एंट्री करती है आसाम में, जिसे आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यारलंग सांगपो के नाम से वो निकल के आती है। अच्छा, अब यहां पर आपको समझने की क्या आवश्यकता है, ये जो आपको मार्क हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है लाल घेरे में, शायद ये आपको अभी ना दिख रहा हो, इस जगह का नाम है अपर सुबनसिरी। कुछ याद करिए, आपको याद आएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम में सुबनसिरी नदी का नाम आप यूज करते हैं। यह घटना भी अपर सुबनसिरी की है। अपर सुबनसिरी होता क्या है? एक मिनट, मैं आपको इस बात को थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं। जरा इस मैप को देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह है पूरा वर्तमान भारत। इस वर्तमान भारत में इस क्षेत्र की ही बात हो रही है जो आपको मैप में यहां दिख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ईस्टर्न हिमालय यानी कि अपना हिमालय का पूर्वी हिस्सा, दिशाओं को आप जानते ही हैं, आप दिशाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहां पर पूर्वी हिमालय, हिमालय का जो पूर्वी किनारा है, उस पूर्वी हिमालय को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें ऊपर की तरफ अपर सुबनसिरी है और नीचे की तरफ लोअर सुबनसिरी है। फिर से आइए इस मैप के ऊपर, आप यहां देखिए, ये रहा सुबनसिरी। इस सुबनसिरी को अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये अपर सुबनसिरी और ये लोअर सुबनसिरी। अपर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यह निर्माण कार्य हुआ है। कहां हुआ है एग्जैक्टली, अब इसे आप इस मैप में देखिए। यह मैं आपके लिए पूरी तरह से एक 3 डायमेंशनल मैप लेकर के आ चुका हूं, जो कि अगेन इसी प्लेनेट लैब नामक कंपनी ने उपलब्ध करवाया है। इस बात से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पूर्वी हिमालय की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसलिए एक एक चीज वो उपलब्ध दिखाई जा रही है जो कि मीडिया में चर्चा में चल रही है। जो वर्तमान में उपलब्ध डेटा है वो आपको दिखाया जा रहा है। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको यहां से एक बात समझ में आती है कि ये पूरा क्षेत्र एक डिफिकल्ट टेरेन वाला क्षेत्र है। डिफिकल्ट टेरेन का मतलब हुआ कि यहां पर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बर्फीली चोटियां हैं, चोटियों के बीच में खाई हैं, उन खाई में ही एक प्लेनर स्थान है। ये वाला वो क्षेत्र है जहां पर ये गांव चाइना के द्वारा बसाया गया है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि चाइना से भीतर की तरफ यानी भारतीय क्षेत्र में चाइना के द्वारा गांव बसाया गया है। यह बात आप और हमको जब पता चलती है तो बाछें खिल जाती हैं। एक बात अपने आप में दिमाग बन के आती है कि यह घटना कैसे हुई और कैसे यह हिम्मत हो गई चाइना के द्वारा एक ऐसे घर के निर्माण की जो भारत के बॉर्डर में है और 2019-20 में ही यह बन के आया है। यहीं से पॉलिटिक्स भी गरमाई और गरमानी भी चाहिए, जानना भी चाहिए कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों हुआ। अब आपको मैं थोड़ा सा इस जगह की टेरेन को समझा देता हूं। यह जो चीज आपने अभी 3 डायमेंशनल देखी है, ऑब्वियस सी बात है, पर्वतों पर बर्फ जब पिघलेगी तो नदियां बन के निकलती है। यह नदी जो आपको यहां दिख रही है, एक छोटी सी नदी आपको दिख रही है, व्हाइट व्हाइट निशान दिख रहा है, इस नदी को मैं आपको 2D इमेज में यहां दिखाता हूं। इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों सारी चू नदी। इस नदी का नाम है सारी चू। सारी चू नदी के ऊपर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यही जो चीज मैंने आपको दिखाई है, ये जो पानी है यहां पर, ये सारी चू नदी है। और ये जो सारी चू नदी मैंने आपको यहां दिखाई है, ये नदी आगे चल करके सुबनसिरी नदी बनती है। इस सुबनसिरी नदी के ऊपर वाला क्षेत्र अपर सुबनसिरी, इससे नीचे वाला क्षेत्र लोअर सुबनसिरी कहलाता है। अगेन आप मैप को देखें,
ऊपर की तरफ अपर सुबनसिरी, नीचे की तरफ लोअर सुबनसिरी। अगेन आपके सामने यहां पर समझा रहा हूं, यह है सारीचू। सारीचू एक नदी है जो आगे चल के सुबनसिरी बन रही है। इसके ऊपर अपन सुबनसिरी, नीचे की तरफ लोअर सुबनसिरी। यहां पर बनाया गया है यह मकान, यह जो जनरल संरचना है यह यहां बनाई गई है। अब होती है यहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, और हम लोग भी जानने की अब जिज्ञासा लिए बैठे हैं यह कैसे हुआ कि भारतीय सेना के इतने मुस्तैद होने के बावजूद भी इसका निर्माण होता है। ऐसा किया मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, नेता हैं, इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में जनवरी 19 का यह ट्वीट है जिसके बाद में बहुत सारे राज पिछले भी खुल करके आए, और वो ये है कि इसमें रिमेंबर हिज प्रॉमिस, इस तरह से इन्होंने एक टाइटल दिया, और ये था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह एक वाक्य है जो सामान्यतया उन दिनों कोट हुआ, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, जब जब देश को इस तरह की भावनाएं दिखने लगी कि हां हमारे ऊपर विदेशी ताकतों का प्रभाव पड़ रहा है, डोकलाम जैसे मुद्दे पर चाइना हम पर प्रभावी हो रहा है, उस समय मोदी जी ये कहते हुए पाए गए थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब उस देश नहीं झुकने दूंगा का यहां पर टैगलाइन लिख करके राहुल गांधी जी ने उन्हें पिन कर दिया कि भैया ये क्या हुआ, आपने ये क्या कर दिया। एक घटना यहां पर है कि लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ने की तैयारी, चीन की सीमा के अंदर बसाया गांव, यह बात जैसे ही इन्होंने टैग करी तो ऑब्वियस सी बात है उस क्षेत्र से आने वाले जो मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू। मेरे प्यारे साथियों, किरण रिजिजू जो पूर्वोत्तर से मंत्री हैं, वो भारत के खेल और युवा मंत्रालय मंत्री हैं। उन्होंने अब यहां पर एक कमेंट किया, और वो कमेंट आपको समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कभी कभी दूसरे पर कुछ कहने से पूर्व अपनी गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहां एक मुद्दा निकल के आता है, और वो क्या है जो आपको जानना जरूरी है। मुद्दा है दोज लोकेशंस यू आर रेफरिंग टू हैव बीन अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन सिंस वेरी वेरी लॉन्ग, कांग्रेस रिजाइम इन इंडिया। मुद्दे को समझने का प्रयास करें। यह कहा गया इनके द्वारा जिस क्षेत्र को आप लोगों ने फोटो में दिखाया है, यह क्षेत्र आज से नहीं, जब से कांग्रेस का शासन था तब से ही चाइना के अंडर है। भाई साहब, यह तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो यह जानकारी ही नहीं थी। हम तो अरुणाचल प्रदेश शायद पूरा यही समझते थे, यही तो विचार आया है आपके मन में। लेकिन अब यहां से पन्ने पुछले खुल के आते हैं कि क्या चाइना ऑलरेडी यहां पर भी कब्जा करके बैठा हुआ है? क्या वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र के अंदर है? चाइनीज ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वाला हिस्सा है, क्या वैसे ही यहां पर भी स्थिति है? आइए साथियों, अब इसके पीछे का इतिहास जानते हैं। जब यह बात लिखी तो इन्होंने कहा, हाउ कैन ए नेशनल लीडर इज इग्नोरेंट एंड अनअवेयर अबाउट सेंसिटिव फैक्ट्स, कि कैसे एक राष्ट्रीय नेता इतने महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए अनभिज्ञ हो सकता है। ऐसा किरण रिजिजू ने पलटवार किया। अब हम लोगों को इनके वाद प्रतिवाद से तो मतलब नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यह वास्तविकता है कि यह क्षेत्र पहले से ही हमारे पास नहीं था? आइए साथियों जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक न्यूज प्रकाशित की जा रही है, वो है द प्रिंट न्यूज़पेपर की। असल में ये सब बातें इसलिए कोट की जा रही हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होती हैं। अगर मैं अपनी तरफ से ये कमेंट ऐड कर दूंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट का मुद्दा है। इसलिए मुझे न्यूज़पेपर और ये सब चीजें आपको नाम से यूज करनी होती हैं, बताना होता है कि मैं ये कहां से कोट कर रहा हूं, क्या है, ठीक है ना। तो द प्रिंट एक अच्छा ब्लॉगिंग साइट है, वो लिखता है मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर आप अगर देखें तो इनके द्वारा ये न्यूज प्रकाशित की गई 18 जनवरी को। क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। चाइना बिल्ट विलेज ऑन अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी इट ऑक्यूपाइड इन 1959। इनके द्वारा यह कहा गया कि चाइना के द्वारा जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है यह आज से नहीं, 1959 से चाइना के पास है। मतलब जिस क्षेत्र को आज बताया जा रहा है कि चाइना के पास चला गया, वो आज का नहीं है, 1959 से चाइना के पास है। ऐसी न्यूज निकल करके आई। अब आपका दिमाग अचानक निकलेगा, 1959 में भी ये जला कैसे गया? भारत का क्षेत्र तो मतलब पहले तो बहुत पहले आजाद हो चुका है, 47 में ही आजाद हो गया। तो फिर मेरे प्यारे साथियों निकल के आता है एक इंसिडेंट जिसका नाम है लॉन्ग जू इंसिडेंट। याद कर लीजिएगा, लॉन्ग जू घटना। अब ये लॉन्ग जू घटना क्या है,
इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यही तो बात है, जब इतिहास खंगालने लगते हैं तो इतिहास के अंदर पुरानी बातें निकल के आती हैं, और उन पुरानी बातों में निकल के क्या आया? लॉन्गजू इंसिडेंट निकल के आया। क्या कहता है लॉन्गजू इंसिडेंट? आइए अब मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, लॉन्गजू इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए अब आप इस दृश्य को देखें। साथियों, घटना है 1959 की, जो कि पॉलिटिकली काफी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, असल में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र अपने आप में बॉर्डर पर रखता है एक जगह जिसे हम लॉन्गजू इंसिडेंट कहते हैं। बॉर्डर पर स्थान है लॉन्गजू, और यह है मैकमोहन रेखा, जिसे बीबीसी के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में दिखाया गया। भारत का मैप देखें तो यह बिल्कुल आउटर मोस्ट क्षेत्र में स्थित है। ऊपर की तरफ चाइना, नीचे की तरफ इंडिया है। अब होता क्या है, इसे समझने का प्रयास करिए। घटना है मेरे प्यारे साथियों मार्च 1959 की। मार्च 1959 में क्या होता है तो मैं अब आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मार्च 1959 1959 के अंदर दलाई लामा, जो कि 14वें दलाई लामा थे, वो तिब्बत से छूट करके भारत चले आए थे। तथ्यों को रिकॉल करिए एक बार जल्दी से। अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे साथियों, भारत और भूटान के इस जगह पर, ये जो कॉर्नर है, यहां पर एक क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं तवांग मठ, जिसे आप कहते हैं तवांग मठ के नाम से जानते हैं। भूटान और भारत के इस बॉर्डर पर यहीं पर स्थित है तवांग मठ। मेरे प्यारे साथियों, जब तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के ऊपर चाइना जबरदस्ती अत्याचार कर रहा था, तब 14वें दलाई लामा, जो वर्तमान में आप लोग देखते हैं जिन्हें, वो तिब्बत से छूट करके अपनी जान बचा करके तवांग मठ में आ गए थे, भारत के क्षेत्र में आ गए थे। उस तवांग मठ में जब ये आए तो उनके पीछे पीछे ये जो आपकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना वाली, ये भी इंडिया में चली आई। लॉन्गजू इंसिडेंट में 4 पीएलए की 4 यूनिट, बड़ी बड़ी 4 यूनिट भारत के क्षेत्र में एंट्री कर गई। 1959 के अंदर यहां पर एक झड़प हुई, जो कि इस क्षेत्र में पहले से भारत के द्वारा यह समझा जाता था कि इस क्षेत्र में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसिडेंट ऐसा हो या कोई झड़प घटना ऐसी बने। उस स्थिति को समझते हुए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर भारत पहले से इस बात को सोच के चलता था कि हिंदी चीनी तो भाई भाई हैं। उस हिंदी चीनी भाई भाई में भारत ने कभी अरुणाचल प्रदेश में सिक्योरिटी भी टाइट नहीं कर रखी थी। यहां का टेरेन इतना डिफिकल्ट है कि हमारे पास यहां पहुंचने की ना तो सड़कें थी, ना ही यहां पर पहुंचने के हमारे पास संसाधन थे। असम राइफल्स के जवानों के द्वारा यहां गश्ती जरूर लगाई जाती थी, और यहां पर इंसिडेंट में जब झड़प हुई तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 असम राइफल्स के जवान शहीद हो गए थे। तब से लेकर के लॉन्गजू नामक जगह पर यह पूरा क्षेत्र जो है ये उन्हीं के कब्जे में है। 1959 में उन्होंने अश्योर तो किया भारतीय सेना को। क्या अश्योर किया? चाइना के द्वारा हमें अश्योरेंस दिया गया। उस समय माओ जेडांग हुआ करते थे, और नेहरू जी को उन्होंने अश्योरेंस दिया कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ के चला जाऊंगा। एक बार के लिए सेना पीछे तो गई, लेकिन वापस आकर के वहां पर धोखे से अपना स्थान बना ली। तब से यह क्षेत्र चाइना के अधीन है। तो अगेन पॉइंट बनता है कि ये जो घटना है ये उस क्षेत्र की है जहां से अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर पीएलए के द्वारा पहले से ही कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। उस क्षेत्र में ही इन्होंने नए कंस्ट्रक्शंस किए हैं। ऑल्दू ये वही क्षेत्र है जो कि चाइना के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जे में है। अगर हम पक्ष की बात करें तो यह क्षेत्र भारत को इससे मुक्त कराना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या यह क्षेत्र हाल ही में कब्जा किया गया है या पहले से ही कब्जे किए गए स्थान पर मकान बनाया गया है। ये 2 मुद्दे अब आपकी समझ में आ चुके होंगे। तो आंसर है पहले से ही जो क्षेत्र कब्जे में था उस क्षेत्र पर नवनिर्माण किया गया है। बड़ा सवाल बनता है यहां पर सेना के टेंट के स्थान पर चाइना ने मकान क्यों बनाए? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर है चाइना यहां पर ग्रामीण लोगों को बसाएगा, क्योंकि भारत के साथ में चाइना के हाल ही में जो हीटेड इंसिडेंट हुए हैं, जैसे आपको मालूम होगा भारत ने लद्दाख वाले क्षेत्र में डीएसडीबीओ रोड, क्योंकि भारत ने अब तक अपने बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना वर्तमान दिनों में दिया जा रहा है। जैसे ही हमने डीएसडीबीओ रोड बनाया, भारत ने गलवान वैली इंसिडेंट देखा। चाइना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भारतीय सेना भी बॉर्डर पर नव निर्माण करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे और गलवान वैली जैसा
एक भयानक इंसिडेंट भारत के अंदर देखा गया। मेरे प्यारे साथियों, यहां से ही आगे निकल के पेंगोंग सो इशू बना, क्योंकि भारत ने डीएसडीबीओ रोड बनाया था। भारत ने इससे निपटने के लिए भी अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टोटल सिक्योरिटी यानी बॉर्डर एरिया 2700 किलोमीटर का रोड और यहां पर पुलों का निर्माण किया, ताकि इस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अब बारी आती है सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। मैंने जो भी बातें आपको सुनाई हैं, ये बातें ऑलरेडी यहां पर रिटर्न है मेरे प्यारे साथियों। अब बात आती है भारत सरकार का इसको लेकर के क्या इंसिडेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद ने यह बात कही है कि चाइना हैज अंडरटेकन सच इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटी इन पास्ट सेवरल ईयर्स। यहां पर बहुत लंबे समय से, पुराने सालों से ही चाइना के द्वारा कंस्ट्रक्शन के कार्य किए जाते रहे हैं, और हम इस बात से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन किया गया है, बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन यह पास्ट सेवरल ईयर्स से चला आ रहा है। भारत यहां पर कड़ी निगाह रखे हुए है और जो भी बुनियादी चीजें हैं उनके बारे में विकास कार्य कर रहा है। अब आप और मेरे मन में एक सवाल बनता है कि ऐसे तो भारत, मतलब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल बनता है कि आगे क्या होगा। क्या भारत इस पूरे निर्माण को ध्वस्त कर देगा जैसे ही पता चला? यह पहले से पता था, यह बात एक संवेदनशील मुद्दा था जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस संवेदनशील मुद्दे को इस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की छवि या देश के अंदर लोगों के अंदर गरिमा को ठेस पहुंचे। लेकिन चूंकि चुनाव का समय है और देश ऑलवेज इन जो हमारा देश है वो चुनाव में ही रहता है, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों अब यह मुद्दा उठ चुका है। अब इस मुद्दे के ऊपर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ेंगे। राष्ट्रवाद के ऊपर फिर से आने वाले चुनाव शायद लड़े जाएं, हमारा इससे क्या लेना देना ये आप डिसाइड करें। मेरे प्यारे साथियों, वे अहेड हो क्या सकता है अगर यूपीएससी इस बात को पूछे कि भारत और चाइना हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स में फंसी है। बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो हाल ही में पीएलए के द्वारा वर्ष 2017 से पहले 300 बार अंदर घुसने का प्रयास किया जाता था, जो कि 2017 में बढ़कर के 426 बार पीएलए के द्वारा एग्रेशन हुआ है। जहां जहां भारत बॉर्डर साझा करता है चाइना के साथ में, वहां वहां पर भारत दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर साझा चाइना के साथ करता है। उन क्षेत्रों में सामान्यतया कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं, फिर चाहे वो हाल ही का लद्दाख वाला क्षेत्र हो, भूटान के नजदीक डोकलाम हो, या फिर वर्तमान का जो क्षेत्र निकल के आ रहा है ये हो। ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि क्या किया जाना चाहिए, व्हाट इज द वे अहेड। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो करनी चाहिए, जो हम लोगों को एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टूडेंट के रूप से जाननी चाहिए, वो क्या है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। हमें निर्धारित करना होगा कि भारत चाहता क्या है, भारत अपनी बॉर्डर सिक्योरिटीज की प्राथमिकताओं को कितनी तवज्जो देता है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी प्राथमिकता है तो इसका कड़े रूप से पालन करना चाहिए, और उन क्षेत्रों में जहां पर भी अनाधिकृत रूप से चाइना की आर्मी एंट्री कर चुकी है उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। यह तो होता है एक फिलोसॉफिकल आंसर, लेकिन अब आता है टेक्निकल आंसर। टेक्निकल आंसर की बारी अगर आती है तो ऐसे मुद्दों का सिलसिलेवार तरीके से आंसर आप नवनिर्माण के माध्यम से ही कर सकते हैं। यह सत्य है कि दोनों के ही पास में सक्षम आर्मी है, लेकिन इस बात को भी जानना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी की ताकत चाइना के पास है, उस कंपैरिजन में भारत की ताकत भी कंसीडरेबल है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आर्मी केवल दिखाने के लिए रखी है। तो क्या युद्ध ही इससे आगे की रणनीति है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी रणनीति जवाब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ही मजबूत होना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना मजबूत है। अर्थात आपकी सेना बॉर्डर पर उतना ही तरीके से और फास्ट पहुंच पाए जितना कि चाइना की सेना हाल ही में वहां पहुंच जाती है। पहले इस स्थिति को कंट्रोल में लिया जाए और उसके बाद में मौके के अनुरूप चाइना को चाइना के ही तरीके से जवाब दिया जाए। यह आप लोगों का वर्तमान में मुद्दा निकल के आता है। तो क्या अंतिम परिणति होगी? अंतिम परिणति है कि भारत को अपने बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए चाइना के साथ में द्विपक्षीय संवाद इस आधार पर करना चाहिए कि आपके साथ व्यापार और सुरक्षा दोनों मसले बैलेंस कैसे किए जाएं। यह होता है इसके बारे में आगे की वह जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं इसके आगे क्या होता है। बाकी जैसी भी कोई जानकारी आगे मिलती है मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना सुबह 8:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर यूपीएससी सेक्शन में टेस्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक टेस्ट लिया जाता है। 10 सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर टॉप 3 विनर्स को 3000, 2000 और 1000 का पुरस्कार वितरित किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली इसे ज्वाइन करेंगे और यहां पर रोजाना मिलने वाली प्राइज में अपना भी नाम
अव्वल दर्जे से दर्ज कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसकी कोई फीस नहीं है। हां, अगर आप नए हैं तो आपको रेफरल कोड के रूप में अंकित 10 डालना होगा। रोजाना यूपीएससी सेक्शन में मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सुबह 10:15 बजे और दोपहर 12 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स मंथली रिवीजन चल रहा है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से अंकित अवस्थी सर्च करके स्पेशल क्लासेस सर्च करिए और आराम से बैठ करके तसल्ली से समझिए, देखिए, कंटेंट डाउनलोड करिए, पोल में पार्टिसिपेट करिए, तमाम फीचर्स का लाभ उठाइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।